हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके पूरे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और पेट एग्जाम के लिए आप एक कदम औरों से आगे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिस्ट्री के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था? जेरेक्सस, सिकंदर, डेरियस या सेलुकस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डेरियस। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 518 बीसी में, यानी कि 518 ईसा पूर्व में डेरियस ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था और जो सिंध वाला रीजन है, साथ ही पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है सबसे पुराना राजवंश? मौर्य है, गुप्ता है, कुषाण है या कण्व राजवंश है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। मौर्य राजवंश की बात की जाए तो मौर्य राजवंश की शुरुआत कब हुई थी? मौर्य राजवंश की शुरुआत 321 ईसा पूर्व हुई थी। स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और यह लगभग 185 ईसा पूर्व तक चला। 185 ईसा पूर्व तक यह साम्राज्य चला था। साथ ही अगर गुप्ता पीरियड की बात की जाए तो गुप्ता पीरियड की शुरुआत हालांकि बहुत ही पहले हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन गुप्ता पीरियड के असली संस्थापक की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिनका टाइम पीरियड अगर आप देखने जाएंगे तो 320 से 550 ईस्वी तक का, 320 से शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त के द्वारा, और फिर बाद में हम देखने जाएंगे अगर तो ये गुप्ता वंश लगभग 550 एडी तक रहा। 550 एडी तक रहा। कुषाण वंश की स्थापना हमें कहाँ से देखने को मिलती है? 78 एडी के आसपास। और कौन है इसका संस्थापक माना जाता है? कनिष्क को माना जाता है। और अगर हम कण्व वंश की स्थापना की बात करें तो ये 75 बीसी के आसपास किया जाता है। इसमें शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर करके कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व नामक व्यक्ति ने की थी। वासुदेव कण्व नामक व्यक्ति ने की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमिल में क्लासिक जीवांका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, इसको जीविका चिंतामणि भी कहा जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि, एक्चुअली जीवांका नहीं है, जीवक बोलते हैं, जीवक चिंतामणि। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह जैन धर्म की जानकारी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी समय पे अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की भी रचना हुई थी साउथ में, जैसे मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, ये सब भी बुकों की रचना इसी समय पे हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर में। तो हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, इनके अंतिम, जिसको बोलता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसमें इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगर पूछा जाए कब प्राप्त हुआ था? 483 बीसी, यानी ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्कों की एक तरह से शुरुआत करने वाले या जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मौर्य थे, इंडो यूनानी थे, गुप्त थे या कुषाण थे? तो इसका सही उत्तर होगा इंडो यूनानी। जितने भी इंडो यूनानी शासक थे, सबसे पहले इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और इन सिक्कों पर अपनी मूर्तियां प्लस भारत के कुछ खास जैसे जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियों की शुरुआत की। बाद में हालांकि कुषाणों के टाइम सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में, मदुरै में, श्रीशैलम में या तंजौर में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, यानी कि कहाँ पे है? तंजौर में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमें मालूम है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। इसीलिए कभी कभी इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये चोलों के राजा थे और चोलों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर क्षेत्र में हुआ करती। तंजावुर क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु।
ठीक है, तंजावुर क्षेत्र में हुआ करती थी और इन्हीं के ये प्रसिद्ध राजा हुआ करते। इन्होंने सबसे पहली बार श्रीलंका पे कब्जा किया था और यहीं पे बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म होगा, या ईसाई धर्म से? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। इनकी रचना अगर देखा जाए शिल्पाधिकारम की, कहा जाता है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी इलंगो अडिगल ने। इलंगो अडिगल ने की थी और इलंगो अडिगल एक बुद्धिस्ट था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला एक बुद्धिस्ट था। इसीलिए शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की रचना कही जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लवों ने की थी, पांड्यों ने की थी, चोलों ने की थी, या चालुक्यों ने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि पल्लवों ने की थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने? पल्लवों ने की थी। और महाबलीपुरम की अगर बात की जाए तो महाबलीपुरम क्या था? जो कांचीपुरम का एरिया था, जो कांचीपुरम, जो कि एक राजधानी भी पल्लवों की बाद में बनी, इसी पे इन्होंने एक महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। कब की थी? लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास, यानी 7th AD के आसपास इसकी रचना की गई थी। किसने की थी अगर इसकी रचना पूरी जाए तो? इसके शुरुआती राजा जो हुआ करते महामल्ल, उनको क्या कहा जाता था? महामल्ल। महामल्ल ने इसकी रचना की थी। और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्हीं की एक तरह से इन्होंने यही से मल्ल नाम से ही एक रचना की भी शुरुआत की थी, जहाँ पे पल्लव वास्तुकला की भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 ईस्वी से शुरू होने वाला शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या विक्रमादित्य द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के द्वारा। 78 ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। इसकी जानकारी हमें 81 AD के आसपास एक हमें मिलता है। क्या मिलता है हमें? हमें इनका लेख मिलता है, अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इससे 3 साल पहले इन्होंने राजमुकुट ग्रहण किया था, यानी कि एक तरह से शक युग की शुरुआत की थी। तो इसीलिए इसको 78 AD के आसपास का माना जाता है। साथ ही शक कैलेंडर की जो इन्होंने शुरुआत की, तो आज भी भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है, भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है, जो कि अन्य कार्यों के लिए भारत सरकार यूज करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हैं गढ़हद्र कला विद्यालय में अस्तित्व में आया हीनयान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा, वैष्णव संप्रदाय द्वारा या शैव संप्रदाय द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महायान संप्रदाय द्वारा। ये गढ़हद्र कला को ही हम क्या कहते हैं? गांधार कला। गांधार कला। और ये गांधार कला की शुरुआत किसके टाइम से मानी जाती है? कनिष्क के टाइम से मानी जाती है। कनिष्क के नाम से। गांधार की खास बात क्या है? इसमें हिंद एवं यूनानी कला का मिश्रण है। और सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो बौद्ध मूर्ति जो बनाई गई थी इसी कला के द्वारा बनाई गई थी, गांधार शैली के द्वारा या गांधार कला के द्वारा ही बनाई गई थी। और यह किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क महायान संप्रदाय से। तो गांधार कला को महायान संप्रदाय द्वारा ही माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में उत्खनन निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है? मिट्टी के बर्तन, मुहरे, नावे या मकान? तो इसका सही उत्तर होगा मुहरे। मुहरे का मतलब यहाँ पे रुपए या पैसे से नहीं है। मुहर का मतलब क्या है? मुहर का मतलब यहाँ पे स्टैम्प से है। जो स्टैम्प लगाए जाते हैं, मुहरे लगाई जाती है, उससे है। तो यहाँ पे ये मुहरों के विकास से पता चलता है कि अलग अलग जगह पे व्यापार करने के लिए, ठीक है, जो भी व्यापारिक सामान होता है तो ऊपर उस पर मुहरे लगाई जाती थी। अगर मुहरे टूटी हुई नहीं रहती तो व्यापारिक सामान जो है खुला हुआ नहीं है, इसलिए मुहरों से इसका पता चलता है। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को या कल्कि को? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय। बौद्धों के अनुसार अगला अवतार गौतम बुद्ध का मैत्रेय को ही माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के समकालीन थे? कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र या अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट या कालिदास कंबन वसुमित्र? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पे होती चौथी बौद्ध की? कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? 78 AD के आसपास मानी जाती है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी।
इसमें वसुमित्र और अश्वघोष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रोल निभाया था। साथ ही नागार्जुन कनिष्क के दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्होंने माध्यमिक कारिका या शून्यवाद उनको कहा जाता है, शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और ये काफ़ी फेमस थे, कनिष्क के समय ही के थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चालुक्यों ने, शुंग ने, राष्ट्रकूट ने या पल्लव ने? इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रकूट। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो राष्ट्रकूट राजा हुआ करते थे 1753 से लेकर 57 AD के आसपास, ठीक है। खास करके इनकी स्थापना किसने की थी अगर देखा जाए तो दंतिदुर्ग ने की थी। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। कब की थी? 753 से 757 AD के आसपास इन्होंने शासन किया था और इसी के समय इनकी स्थापना भी हुई थी। साथ ही एलोरा मंदिरों का निर्माण भी इसी के समय शुरुआत माना जाता है और काफ़ी अच्छे मंदिर बनाए इन्होंने काफ़ी अच्छे नागर और द्रविड़ शैली को दोनों को मिक्स करके भी कुछ मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात है, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।